हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स के एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर विच इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इलेक्शन क्या होता है, इंडिया में कैसे कंडक्ट होता है, कौन कंडक्ट कराता है, क्या क्या चैलेंजेस इलेक्शन के दौरान हमें फेस करने पड़ते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको एग्जांपल्स के साथ साथ टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से कवर अप कराऊंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर विच इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी आखिर। सोचो अगर इंडिया में इलेक्शन ही ना हो, एक बार जो लीडर बन गया बस वही लाइफ टाइम तक वही रहेगा, ना उससे कोई क्वेश्चन होंगे ना कोई चेंज होगा कि लीडर चेंज कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कैसा लगेगा सोचो मैं बताती हूँ। सबसे पहले इलेक्शन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो हमारे लिए कानून बनाएगा, देश को चलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्शन से हमें अचीव क्या होता है। सबसे पहले तो है हमारा लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जिसका मीनिंग होता है कि जो पावर लीडर्स को मिलती हैं वो लोगों की मर्ज़ी से मिलती है। ज़बरदस्ती कोई ऐसे छीन नहीं लेता कि हाँ मुझे पावर दे दो, मुझे पावर दे दो, ऐसा नहीं है। इलेक्शंस होते हैं, हम वोटिंग करते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम अपना रिप्रेजेंटेटिव जो लीडर होता है उसको इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है चॉइस एंड कंपटीशन। हम कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग पार्टीज़ कैंडिडेट्स के बीच में और देन हम डिसाइड करते हैं कि किसको वोट देना है, कौन बेटर है कौन नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। जवाब दे जो भी लीडर काम नहीं करेगा नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसको हटा देंगे। आगे है पीसफुल चेंज ऑफ पावर। गवर्नमेंट बदलने का काम सिर्फ वोट से होता है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको कोई लीडर पसंद नहीं आ रहा है, इलेक्शन में वोटिंग के ज़रिए हम उस लीडर को हटा सकते हैं। ये नहीं है कि हम दंगे कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी नहीं हमें करना है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक ओपिनियन। रिजल्ट में ही पता लग जाता है कि पब्लिक क्या चाहती है क्या नहीं। ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। 2014 में जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे तो पीपल्स को चेंज चाहिए था कि गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, तो वोटिंग के ज़रिए सिटीजन्स ने यूपीए गवर्नमेंट थी जो उनको हटा दिया। मोदी जी की सरकार आई बिल्कुल पीसफुली सिर्फ बैलेट से। नेक्स्ट है हमारा इफ़ देयर वर नो इलेक्शन। अगर इलेक्शन ना हो तो लीडर्स अपनी कुर्सी पकड़ के बैठे रहेंगे, उन पर ना किसी का कोई कंट्रोल होगा और पॉलिसीज़ हैं वो लोगों की ज़रूरत को इग्नोर कर सकती है। हम सबको पता है पॉलिसीज़ सिटीजन्स की क्या नीड है, उनके वेलफेयर के लिए बनाई जाती है, और अगर इलेक्शन ही नहीं होंगे तो वो सारी चीज़ें हमारी नेगलेक्ट हो जाएंगी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बताऊँ तो कि इलेक्शन हार्ट बीट है डेमोक्रेसी की, जो कि लोगों की मर्ज़ी को पब्लिक पावर में चेंज कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। इसमें सबसे पहले तो हमें हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रक्चर ही बताया है। हरियाणा में टोटल 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ होती हैं। हर एक कंस्टिट्यूंसी से एक लोग यानी एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होता है। ये इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं जब तक कि असेंबली जल्दी डिज़ोल्व ना हो। आगे है हमारा जो भी पार्टी कोएलिशन मेजॉरिटी सीट्स लेके आता है। कोएलिशन मीन्स गठबंधन। कोएलिशन मेजॉरिटी सीट्स लेके आता है वो गवर्नमेंट बनाता है और उस पार्टी का जो लीडर होता है वो हमारा चीफ मिनिस्टर एज एन सीएम डिक्लेयर किया जाता है। 2014 हरियाणा असेंबली इलेक्शन में एक हिस्ट्री ही बनी थी। पहली बार बीजेपी ने हरियाणा में सबसे ज़्यादा सीट्स जीती थी। ज़्यादा कैसे, टोटल 90 सीट्स होती है, इसमें से 47 सीट्स अकेले बीजेपी ने जीती थी। इससे पहले यहाँ मोस्टली रीजनल पार्टीज़ का डोमिनेंस यानी प्रभुत्व था, जैसे कि इंडियन नेशनल लोकदल INLD बोलते हैं जिसको, कांग्रेस हो गई, ये सभी हमारी रीजनल पार्टीज़ है। ठीक है। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बिकॉज उससे पहले हरियाणा में कभी भी बीजेपी का इतना बेस रहा ही नहीं है। इस जीत के बाद मनोहर लाल खट्टर बने हरियाणा के फर्स्ट नॉन जाट सीएम। अप्रोक्स मैं बताऊं आपको 20 ईयर्स के बाद ऐसा हुआ है कि कोई नॉन जाट सीएम अपॉइंट किया गया है। बीजेपी की इस विक्ट्री के पीछे भी कुछ की फैक्टर्स थे जो कि थे कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के खिलाफ थी काफ़ी। एंटी इनकम्बेंसी मीन्स लोग पुरानी गवर्नमेंट से बहुत नाराज़ थे। ठीक है। नेक्स्ट है बीजेपी ने क्लीन गवर्नेंस और डेवलपमेंट का प्रॉमिस किया था और जो कि उन्होंने पूरा भी किया है। और इसके साथ ही नेशनल लेवल कैंपेन का इन्फ्लुएंस जो कि 2014 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हरियाणा असेंबली इलेक्शन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है बल्कि ये बताता है कि लोगों का माइंड प्रेफरेंस कैसे एकदम से चेंज हो सकती है।
और याद रखिएगा कि इलेक्शन का बैलेट से पेपर में सिर्फ नाम नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। आइए देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट है फ्री एंड फेयर प्रोसेस। इंडिया में इलेक्शन का एक रूल है, कोई भी अनफेयर प्रेशर या फिर धक्कम धक्की या फिर कोई भी ऐसे मॉरल प्रेशर वगैरह या धमकी नहीं चलेगी। ना कोई वोट पैसे देके ख़रीद सकता है, ना ही किसी से ज़बरदस्ती वोट डलवा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कैंडिडेट को वोटिंग के मींस इलेक्शन के टाइम पे अगर कोई लीडर गिफ्ट या फिर कैश ऑफ़र करता है तो इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ़ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वयस्क मताधिकार। हर सिटीज़न जो भी 18 साल के अबव है वो वोट दे सकता है, फिर चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, वो वोट दे सकता है अगर वो 18 साल के ऊपर है। ये हमारी डेमोक्रेसी का बेस है, 1 पर्सन 1 वोट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज़। इसमें बताया गया है कि इंडिया में सिर्फ एक पार्टी का ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारी नेशनल पार्टी, रीजनल पार्टी, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स मीन्स वोटर्स के पास चॉइस होती है कि वो आइडियोलॉजी या फिर किस बेसिस पर किसी लीडर को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जैसे किसी क्रिकेट या फिर फुटबॉल की गेम में एक रेफरी का होना ज़रूरी है, ठीक इसी तरह इलेक्शन का रेफरी होता है इलेक्शन कमीशन, जो ये इंश्योर करता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल क्लियर या फिर फेयर ग्राउंड मिले, किसी के साथ कोई भी भेदभाव वगैरह ना हो। और इलेक्शन कमीशन खुद ही डिसाइड करता है कि कब इलेक्शन होंगे, किस तरीके से होंगे, क्या रूल्स फॉलो होंगे, क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है सीक्रेट बैलेट। वोटर्स की जो चॉइस होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, मीन्स सिर्फ आपको पता है कि आपने किसको वोट दिया है, उसके अलावा ये रिवील नहीं होगा कि आपने किसको वोट दिया है। इसी वजह से पीपल जो हैं हमारे विदाउट एनी प्रेशर के ईजिली जिसको वो चाहते हैं उसको वो वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स हैं जैसे कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व्ड और वोटर लिस्ट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, इलेक्शन कैंपेन, पोलिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स वगैरह, जो कि हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इलेक्शन का सिस्टम क्या है। पहले तो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी के सिस्टम पर बेस्ड होता है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चूज़ करते हैं जो कि लॉज बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है इंडिया फॉलोज़ द FPTP सिस्टम, मीन्स इंडिया हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है। इसमें पूरे देश को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया जाता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जीतेगा, मीन्स एक कैंडिडेट वहाँ से विन होगा, चाहे मेजॉरिटी ना हो, बट जिस भी पार्टी के पर्सन की ज़्यादा सीट्स होंगी, ज़्यादा कैंडिडेट विनर होंगे, वही जीतेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कैंडिडेट ए है जिसको 40% वोट मिले हैं, बी उसको 35% एंड सी उसको 25% वोट मिले हैं। ऑटोमेटिकली हमारा विनर होगा कैंडिडेट ए। हमें पता है कि बी और सी का दोनों का टोटल 60% है, बट जो मेजॉरिटी है ना, मीन्स कि एक सिंगल कैंडिडेट, एक सिंगल पार्टी से किसने ज़्यादा वोट गेन किए, वो है हमारा ए, तो विनर होगा हमारा ए 40% वोट्स के साथ। नेक्स्ट है लेवल ऑफ इलेक्शंस। हमारी कंट्री में 3 लेवल पर इलेक्शन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और जो लोकल बॉडी होती है जैसे पंचायत वगैरह हो गए। ये लोकसभा इलेक्शंस होते हैं जो इसमें नेशनल लेवल पर MPs चुने जाते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट स्टेट असेंबली, इस पे MLAs इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड लास्ट वन इज़ पंचायत और म्यूनिसिपल, जैसे सरपंच वगैरह के इलेक्शन होते हैं वो सब। नेक्स्ट हम करेंगे जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन के हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं उनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ मीन्स वोटिंग का मैप। सोचो आपके स्कूल में अगर कोई इलेक्शन हो रहा है और अगर सारे स्टूडेंट्स एक ही जगह वोट देने आ जाए तो टोटल मैस हो जाएगा, इसीलिए स्टूडेंट्स को सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ठीक वैसे ही कंट्रीज़ की वोटर्स को जोग्राफिकल एरियाज़ में डिवाइड किया जाता है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ कहते हैं। इसमें सबसे पहले है लोकसभा। लोकसभा में पूरे इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ से एक MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज़ किया जाता है।
फिर है विधानसभा, ये हर स्टेट का अपना पर्सनल होता है। जैसे एग्जांपल हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज से एक एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट होता है, ठीक है। फिर है लोकल बॉडीज़ और छोटे एरियाज़ में जैसे वार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर पंचायत के लिए। सेकंड है हमारा डेलिमिनेशन, ये होता है बाउंड्रीज़ का बैलेंस करना। अब मान लो किसी कंस्टिट्यूंसीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और दूसरी में बहुत कम है, और ऐसा हो तो वोट का जो वेटेज है वो अनइक्वल हो जाएगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है डेलिमिनेशन, यानी कंस्टिट्यूंसीज़ की बाउंड्रीज़ को एडजस्ट किया जा सके ताकि हर सीट पर लगभग इक्वल पॉपुलेशन हो। ये काम इलेक्शन कमीशन करता है ताकि हर सिटीज़न का वोट इक्वली इम्पोर्टेंस रखे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसीज़ मीन्स रिजर्व्ड सीट। इसका क्या मतलब होता है, इंडिया में कुछ सीट्स ऐसी हैं जो स्पेशली एससी शेड्यूल्ड कास्ट और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन कम्युनिटी के लिए रिजर्व होती हैं। बट ध्यान रहे वोट सब दे सकते हैं, पर इलेक्शन में खड़ा सिर्फ एससी या फिर एसटी कैंडिडेट ही हो सकता है। इसका पर्पज़ क्या है, क्यों ये रिजर्व्ड सीट बनाई जाती हैं? ये सिस्टम बना ताकि हमारी सोसाइटी में जो भी कम्युनिटीज़ हैं पहले पॉलिटिक्स में कम रिप्रेजेंट होती थी, उनको भी सरकार में अपनी आवाज़ मिल सके। इससे डेमोक्रेसी इंक्लूसिव बन सकती है, यानी हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन होता है। एक इसमें होता है रोटेशन सिस्टम। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर रिजर्व्ड सीट में इलेक्शन के बाद रोटेशन होता है। मीन्स आज ये सीट कंस्टिट्यूंसी में रिजर्व्ड है तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो सीट तो जनरल बन सकती है, बट कोई दूसरी कंस्टिट्यूंसी सीट वो रिजर्व्ड हो सकती है। ये इसलिए होता है ताकि रिप्रेजेंटेशन का बेनिफिट अलग अलग एरियाज़ में इक्वली सबको मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट क्या होती है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऑफिशियल रजिस्टर होता है जिसमें उन सब लोगों के नाम होते हैं जो वहाँ पर वोट देने के लिए एलिजिबल है, और अगर आपको वोट देना है तो आपका नाम उस लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। वोट देने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, वोटर लिस्ट में आपका नाम होना ज़रूरी है, वैलिड आईडी प्रूफ, सबसे कॉमन आईडी है EPIC इलेक्टर फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसे हम सब वोटर आईडी के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज़ वोटर लिस्ट अपडेट कैसे होती है, ये लिस्ट रेगुलर डेली बेसिस पर अपडेट होती है। नए सिटीज़न जो 18+ हैं उन्हें ऐड किया जाता है, जो लोग शिफ्ट हो गए हैं या फिर पास अवे हो गए हैं उनका नाम रिमूव किया जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक या कोई डिटेल आपकी इनकरेक्ट है तो उसे करेक्ट किया जाता है। ये इतना ज़रूरी है क्योंकि ये बोगस वोटिंग को रोकता है। बोगस वोटिंग मीन्स यानी किसी और के नाम पर आप वोट नहीं डाल सकते। हर एलिजिबल सिटीज़न को एक ही वोट मिलेगा जिससे कि इलेक्शन फेयर और क्लीन हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। कौन कौन बन सकता है इलेक्शन में कैंडिडेट, सिंपली जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस मीट करे वो अपना नाम इलेक्शन में खड़ा कर सकता है। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। सेकंड, नॉमिनेशन कैसे फ़ाइल होता है, सबसे पहले आपको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है, साथ में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। ये एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता है जो हर इलेक्शन के रूल्स में डिसाइड होता है। उसके साथ आपको अपना एक एफिडेविट सबमिट करना होता है जिसमें अपने एसेट्स, खर्चे, लाइबिलिटीज़ और अगर कोई क्रिमिनल केस हो तो वो सब आपको मेंशन करना होता है। ये होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर चेकिंग। नॉमिनेशन सबमिट करने के बाद जो इलेक्शंस ऑफिशियल हैं वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। अगर कोई गलती या रूल वायलेशन मिला तो आपका नॉमिनेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हरियाणा में एक कैंडिडेट ने नॉमिनेशन में अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स को हाइड किया और चेकिंग में वो पकड़ा गया तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, फिर चाहे वो कितना ही पॉपुलर क्यों ना हो। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन फॉर कैंडिडेट। इंडिया में MP या MLA के लिए कोई भी स्पेसिफिक फॉर्मल डिग्री या मिनिमम एजुकेशन लेवल चाहिए, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। क्यों नहीं है ये रूल, क्योंकि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि एवरीवन शुड बी इक्वल, सबको इक्वली चांस मिले। अगर एजुकेशन को मिनिमम लिमिट रख दिया तो लोग फॉर्मली स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, वो हमेशा पॉलिटिक्स से बाहर रह जाएंगे। और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ डिग्री होल्डर्स का रूल नहीं बल्कि हर सिटीज़न का रिप्रेजेंटेशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारे देश में कुछ लीडर्स हाईली एजुकेटेड है और कुछ फॉर्मल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं होती है, लेकिन दोनों ने अपने अपने एरियाज़ में काम के ज़रिए या फिर कैसे भी लोगों का ट्रस्ट जीतकर इलेक्शन जीता है। ये प्रूफ है कि लीडरशिप सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं बल्कि लोगों से कनेक्ट होने से आती है।
अभी के लिए इतना ही। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।